गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पार्टनरशिप का अपना सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड वीडियो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्टनरशिप का सेकंड वीडियो, जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए, बी तथा सी, तीन लोग हैं ए, बी, सी ने मिलकर एक स्टार्ट किया है बिजनेस। 5:6:8 के रेशो में इन्होंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एक वर्ष बाद यानी आफ्टर 1 ईयर सी ने अपनी पूंजी का यानी अपने अमाउंट का 50% वापस ले लिया। ठीक है, तथा ए ने अपनी पूंजी का 60%, उसने 50% वापस लिया। इसने जो ए है उसने 60% और मोर देन इन्वेस्ट कर दिया 60%। ठीक है, तो ये कहता है कि 2 वर्ष के अंत में ए कुल लाभ को ए, बी, सी के को किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए 3 लोग हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है। जो सी है वो क्या कर रहा है, 1 ईयर बाद हम अपना 50% वापस ले रहे हैं, यानी कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है जो 2 साल तक चलेगी वो 1 साल में 100% चलेगी, सेकेंड ईयर में 50% चलेगी। उसी तरह से जो ए है उसकी फर्स्ट ईयर तो 1 साल बाद की बात है और 2 साल का टाइम पीरियड है, यानी 1 साल तो उसका अपना 100% अमाउंट चलेगा और सेकेंड ईयर में उसका 160% चलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्टली मैं ए, बी और सी का रेशियो ले लूँगी। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया ही था कि टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट देती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट का रेशियो ले रही हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी कोई इंसान बिजनेस के ड्यूरेशन में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करता है, आगे कंटिन्यू नहीं करता है या फिर और मोर देन इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो जो मैंने आपको बताया था कि रेशो मेथड हम अप्लाई करते हैं तो हम चीज़ें काट देंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इसीलिए हम जब तक उसके सारे पार्ट्स का एडिशन ना कर दें तब तक हम किसी भी अमाउंट को किसी भी चीज़ से नहीं काट सकते। ठीक है, हमें क्या करना है कि चीज़ों को नहीं काटना है जब तक कि हम उसके जो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है उसकी इन्वेस्टमेंट उसको एज अ टोटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना बता दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है कि ए ने 5, बी ने 6 और सी ने 8 रेशो में इन्वेस्ट किया है। 1 साल बाद यानी कि ये अमाउंट जो रहा है इनका वो 1 साल तक रहा है। 1 साल बाद सी ने अपने अमाउंट का 50% वापस ले लिया। देखिए यानी इसका 1 साल तक तो जमा रहा अमाउंट, उसके बाद इसने 50% वापस ले लिया, यानी कि हाफ इसने वापस ले लिया तो हाफ ही लगा रहेगा, हाफ ही इसका आगे भी कंटिन्यू करेगा। और कितने साल के लिए करेगा, 1 साल के लिए करेगा, क्योंकि टोटल 2 साल की बात है। तो अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये ईयर लिखा है ना कि एक मैंने वेरिएबल लिया है, ये सिर्फ ईयर बता रही हूँ मैं कि 8 जो उसका रेशो है वो 1 साल तक लगा रहा। उसके बाद उसने क्या किया, उसका इन्वेस्टमेंट का हाफ रिटर्न ले लिया। तो जो हाफ इसने वापस ले लिया तो हाफ ही लगा हुआ है, तो हाफ मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। उसी तरह से ए ने अपने उस अमाउंट का 1 साल तक तो लगा रहने दिया, उसके बाद देखिए इसने 60% और लगा दिया। जब 60% और लगा दिया है, यहाँ पे हम ऐड का निशान डाल देते हैं। जब 60% और लगा दिया तो यानी ये 160% की वैल्यू हो गई, यानी जो अब ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 160% रहेगा। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए 50% क्या होता है, 50/100 यानी 1/2। उसी तरह से यहाँ पे 160% लगा रहेगा, यानी कि इसे मैं कह सकती हूँ 8/5।
ठीक है। 8/5 है, मल्टीप्लाई में है तो ये 5 से 5 कट गया, यानी कि अब जो ए का अमाउंट है वो 8 रेशो में कन्वर्ट हो चुका है। और मैंने कहा था आपसे कि जब पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड होंगी तो हम कटिंग नहीं कर सकते, हमें पहले उनका एडिशन देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए इसने जो बी है, बी ने कोई चेंज नहीं किया है, यानी मैं इसका 2 ही ईयर का ले लूँगी, 2 साल। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, 5 प्लस में 8, यानी इसका रेशो क्या हो गया, 13 हो गया। इसका 12 है और इसका अगर मैं बात करूँ तो ये 4 हो गया, और ये 8 प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया, यानी कि एग्जैक्टली रेशो कितना आ गया, 13:12:12। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 देखते हैं। ए बी सी हैं, 3 लोग, इन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने कुछ अमाउंट है वो लगाया है, सी 6 महीने बाद बी ने इससे डबल अमाउंट लगा दिया है, और 8 महीने बाद सी ने ट्रिपल अमाउंट लगा दिया ए से। कहता है वर्ष के अंत में जो ईयर का लास्ट है उसमें प्रॉफिट जो आया है वो 27,000 का है, 27,000 का है। तो सी का हमें बताना है कितना अमाउंट था, ठीक है, लाभ में से कितना सी को मिला। तो सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, अमाउंट की बात कर लेती हूँ मैं। अमाउंट में इसने कहा है कि जो हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, सी ने ए से 3 गुना लगाया है, यानी अगर इसने 1 लगाया है तो इसने 3 टाइम्स लगाया है, ठीक है। एक्स लेने की नीड नहीं है, मैं इसे 1, और क्योंकि हमें मल्टीप्लाई ही तो करना है, हमें वेरिएबल्स तो चाहिए ही नहीं, 1:3 का मैं ले लेती हूँ। और ये कहता है बी ने कितना लगाया है, 2 टाइम्स लगाया है, यानी ए से 2 टाइम्स इसने लगा दिया, यानी 1:2:3 का रेशो आ गया इनके अमाउंट का। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। ये कहता है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 साल की बात है इनके बिजनेस में। अब 1 साल में जो ये बी आया है वो आया है 6 मंथ के बाद। तो भाई जब 6 मंथ के बाद आया है, मंथ तो ईयर में 12 ही होते हैं, 12 महीनों में से अगर कोई 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन करेगा तो 6 मंथ के लिए ही ज्वाइन करेगा। ये मैं मंथ लिख रही हूँ, वेरिएबल नहीं, कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि एम की वैल्यू क्या होगी। ये अलजेब्रा टाइप से नहीं है, ये मैंने सिर्फ मंथ बताने के लिए एम लिख दिया है। अब देखिए जो सी है उसने 8 महीने बाद ज्वाइन किया है। भाई जब 8 महीने बाद ज्वाइन किया है तो 4 महीने के लिए ही रखा होगा अमाउंट, और बात हो रही है यहाँ पे मंथ की, तो ए ने 12 महीने के लिए रखा होगा अमाउंट, क्योंकि ईयर की तो बात नहीं है, महीने की बात है। जब हम महीने के तौर पे लिख रहे हैं तो उससे 12 लिखेंगे 1 साल को। तो देखिए अब मैं इसे काट देती हूँ, तो से काट देते हैं, 2 6 2 3 2 दूनी, अभी भी ये 2 से कट रहा है, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये देखिए 3 भी कट गया, यानी ये सब कुछ कट गया। वैसे भी देखिए 12 12 12, यानी ये सब कट गया और ये आ गया 1:1:1, ठीक है। 12 12 सबका मल्टीप्लाई था तो 12 से मैंने वैसे ही काट दिया, तो आ गया ये। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट का रेशो आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रॉफिट का रेशो आता है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 27, देखिए 1000 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि लिखने में डाटा कम से कम यूज़ कीजिए। तो मैं इसे 27,000 की जगह 27 ही लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 0 वैसे ही आ जानी है, और मेरे अकॉर्डिंग है 3, ये 3 है ना रेशो। अगर मैं प्रॉफिट का ऐड कर दूँ तो अब मैं जब इसे काट दूँगी तो ये आ जाएगा 9। अब इसने पूछा है सी का भाग, सी का भाग कितना होगा, इसको जब मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 9 आ जाएगा। और देखिए 1000 के लिए मैंने 3 0, तो इसके
स्किप की थी तो वही मैं 9,000 लगा दूंगी। हमें तो ऑप्शन मेथड चलाना होता है, तो हमें सीधा टिक करना है, जहाँ पे हमें 9 दिख गया हम वैसे ही टिक कर देंगे। अब 1000 है, बहुत रेयर केस में होता है जो ज़ीरो पे डिपेंड हो जाए, जैसे 90,000 लिख दे, 9,000 लिख दे, 900 लिख दे, तब हमें ज़ीरो को कैलकुलेशन में लेके चलना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें ये किसी का भी पार्ट कह देता, सबके पार्ट बराबर हैं क्योंकि 1:1 का रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 3 लोग हैं ABC, इन्वेस्टमेंट करते हैं 7/2, 4/3, 6/5 के रेशो में अपना अमाउंट। आफ्टर 4 मंथ ए अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 50% इंक्रीज़ कर देता है और ईयर के लास्ट में जो कुल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है वो 21,600 है। बी का भाग कितना, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो आपको रेशो चैप्टर में बहुत ही हेल्प करेगा। पहले तो मैं लिख लेती हूँ A, B और C। अमाउंट का रेशो है तो मैं A लिख लेती हूँ। अमाउंट का जो रेशो है वो है 7/2, 4/3 एंड 6/5। ठीक है, देखिए अभी तक जो रेशो आ रहा था वो नॉर्मल आ रहा था एक ही नंबर में, ये है फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी PQ की फॉर्म में। अब हमें जब भी फ्रैक्शन को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करना हो तो हम इजी मेथड क्या फॉलो करेंगे सीख लेते हैं आज। और आई एम 100% श्योर कि आज के बाद आपको ये कन्वर्जन कभी दिक्कत नहीं करेगा। देखिए, कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ जिसका डिनोमिनेटर है यानी जिसका हर है उसको छोड़कर बाकियों के हर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। तो ये क्या हो गया, 15 सत्ते 105। अब ये इसका नॉर्मल रेशो आ चुका है। मैंने क्या किया है कि जिसका निकालना है उसके डिनोमिनेटर को मैंने हाइड कर दिया, छिपा दिया और बाकी के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, बी का रेशो निकालना है तो बी के डिनोमिनेटर को हाइड कर दूंगी और बाकी के जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये 5 2 10, 10 को जब 10 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 40। अब देखिए, मेरे को इसका निकालना है, इसके डिनोमिनेटर को हाइड कर दूंगी और बाकी के डिनोमिनेटर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये आ गया 6 और 6 6 36 यानी 36। अब ये गाइज आपके लिए नॉर्मल रेशो आ चुका है। अमाउंट का यही रेशो, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करके नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट कर लिया है। यानी कि यहाँ पे मैं इसे अमाउंट कहूँगी और यहाँ से इसे कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि ये अमाउंट नहीं, अब मेरे लिए ये अमाउंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसने कहा है कि जो ए है वो 50% इंक्रीज़ कर रहा है। देखिए, अब अगर कब कर रहा है, 4 महीने बाद कर रहा है, तो फर्स्टली तो 4 मंथ तो इसमें रहेंगे मल्टीप्लाई में, और ईयर के लास्ट में ये कैलकुलेशन हो चुका है कि हमारा कितना प्रॉफिट किस किस का बना है। तो अब जो सेकंड इसमें अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 105 का 150% रह जाएगा क्योंकि इसने इंक्रीज़ कर दिया तो 150% हो गया। यानी मैं इसे अगर डायरेक्ट लिखती तो मैं लिख देती 3/2। ठीक है, ये गाइज अमाउंट है। ठीक है, ये क्या है, आपका अमाउंट है। अब जब इसने कहा है कि सिर्फ ये ए ने ही किया, बाकी किसी ने कोई चेंज नहीं किया, और ईयर के लास्ट में देखिए यहाँ पे मैंने मंथ लिया है तो मेरे को यहाँ पे भी मंथ ही लेना होगा। फर्स्टली मैं इसके लिए जो मंथ ले रही हूँ वो मैं 12 मंथ ले रही हूँ और यहाँ के लिए भी मैं क्या ले रही हूँ, 12 मंथ ले रही हूँ। लेकिन हम अभी नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ए ने अपने इन्वेस्टमेंट्स के पार्ट्स कर दिए हैं, यानी डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। और देखिए अभी भी ये तो आपके इन्वेस्टमेंट आई है। ठीक है, अभी जो ये इन्वेस्टमेंट, ये सेकंड पार्ट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम की रहेगी, देखिए 4 महीने इधर जा चुके हैं तो ये 8 महीनों के लिए रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आ गई इसकी एक ही इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व करेंगे तो ये 4 में चला जाएगा। अब मैं 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं? 12 को, क्योंकि ये 2 से 8 कट गया है, जो इसका मंथ था वो मैंने इसे काट दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये टाइम है, लेकिन ये सेकंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। नॉट ओनली टाइम, देयर इज़ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। कि अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए फर्स्टली इन्वेस्टमेंट क्या है, ये वाली है, जिसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 × 4। सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्या हुई है मेरी, देखिए 150/100। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 3/2 आ गया, 3/2। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 8 मंथ के लिए रहेगी, तो इंटू में 8 कर दिया, 2 से ये 8 कट जाएगा 4, यानी ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी 105 इंटू में 12। देखिए, अब जब तक आप इस पूरे पार्ट्स को ऐड नहीं कर देते आप इसका रेशो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ, 40 × 12 और ये आ गया 36 × 12। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 2420 प्लस में इसे सॉल्व कर लेती हूँ और 1260 आ गया। अब हमें इसे फिर से ऐड करना होगा, अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया, अभी हमें ऐड करना होगा इसे, तो ये आ जाएगा 1680 यानी 1680। ठीक है, 1680 रुपीज़। अब ये आपका फाइनल आ चुका है, यानी कि टोटल जो एक ही इन्वेस्टमेंट है वो 1680 रही है। अब मैं यहाँ पे इसका रेशो काट सकती हूँ, तो मैं इसका रेशो काटने के लिए यहीं पे उतार लेती हूँ, इंटू में 30/12। ठीक है, मेरे पास ये आ गया अमाउंट। देखिए, कभी भी मैंने आपको बताया है, अगर आपको चीज़ें काटनी है तो आप उसे मल्टीप्लाई की ही फॉर्म में लिखिए, मल्टीप्लाई करके मत लिखिए, वरना वो अमाउंट बड़ा हो जाएगा और आपको फिर टेबल्स ज़्यादा सोचनी पड़ जाएंगी कि वो किससे कटेगा। इसीलिए उसे ऐसे ही फॉर्म में लिख देंगे। इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि A, B और C का जो प्रॉफिट है उसका रेशो चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे है ये 1680, यहाँ पे है 40 × 12 और यहाँ पे है 36 × 12। ठीक है, अब देखिए मैं इसे काट देती हूँ। पहले मैं काट देती हूँ 4 से, 4 × 16, 4 दूनी 8, 0। इसे काट देती हूँ 4 × 4 × 12 और इसे भी काट देती हूँ 4 × 9 36 × 12। ये मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, वरना मैं यहीं पे काटती हुई चली जाऊंगी। अब देखिए, अभी भी ये मेरा किससे कट रहा है, 4 से कट जा रहा है। 4 × 4, 4 × 5 20। जब भी 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ 0 लगा देते हैं। 4 से ये कट जाएगा, 4 × 3 12, 4 × 3 12। अभी भी ये 3 से कट रहा है, 3 × 3 9, 3 × 5 15। ये 3 गया, ये 3 गया। अब गाइज ये किसी से भी नहीं कट रहा। ठीक है, अब ये किसी से भी नहीं कट रहा, यानी जो फाइनल रेशो आ चुका है वो 35, 10 और 9 का रेशो आ चुका है आपके पास, जिसका टोटल जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54। ये आपका आ गया अमाउंट प्रॉफिट का रेशो में। ठीक है, ये जो प्रॉफिट का रेशो में अमाउंट आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग लगा देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 21,600 और हमारे अकॉर्डिंग है 54। हमें गाइस निकालना किसका है, बी का भाग निकालना है, यानी कि इसका। तो मैं यहीं पर 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये इसके कितने टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 4 × 5 20 होता है। उसी तरह जो 4 है, 4 × 16 होता है और ये कट रहा है, तो यानी ये आ गया 4। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 4 और ये 00 एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि 4000। ऑप्शन नंबर डी, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक पार्टनरशिप हुई है जिसमें ए ने कुल इन्वेस्टमेंट का 1/6 पार्ट लगाया है और 1/6 टाइम के लिए ही लगाया है, यानी
इनका कोई अमाउंट था जिसका 1/6 पार्ट ए ने लगाया है और टाइमिंग भी क्या ली है उसने, जो टोटल टाइमिंग थी उसका 1/6 पार्ट ली है। बी ने भी कुल जो अमाउंट था उसका 1/3 लगाया है, अमाउंट में भी और टाइमिंग में भी। सी ने कुल पूंजी का शेष अमाउंट लगाता है और पूरे टाइम के लिए लगाता है, यानी जो टाइम इन्होंने फ्रैक्शंस में यूज़ किया है वो फुल टाइम के लिए सी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और हमें बताना है, और जो टोटल लाभ है वो है 46,000 का। बी का अमाउंट बताना है कि कितना है। देखिए कुल भाग में से यानी प्रॉफिट का अमाउंट पूछ रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। देखिए फर्स्टली क्या हो रहा है कि एक टाइमिंग इन्होंने डिसाइड कर ली है कि हम इतने ही टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके पार्ट्स कर दिए हैं कि वो 1/6 उसी टाइम का जो इन्होंने डिसाइड किया है उसी के टाइमिंग का 1/6 पार्ट किया तो ए ने कर दिया, 1/3 पार्ट किया तो बी ने इन्वेस्ट कर दिया और सी ने टोटल जो टाइम डिसाइड किया था उसमें इन्वेस्ट किया। उसी तरह अमाउंट भी इन्होंने कुछ डिसाइड किया था, उसका 1/6 पार्ट ए ने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसी अमाउंट का 1/3 पार्ट जो है वो बी ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है। और सी ने क्या किया है, जो इन दोनों के पार्ट्स जो अमाउंट टोटल था उसमें जब ए और बी ने इन्वेस्टमेंट कर दी उसका जो रिमेनिंग पार्ट था, जो शेष अमाउंट बचा था, वो किसने किया है, सी ने किया है। देखिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए बी और सी। देखिए फर्स्टली आपको क्या करना है, इसे जो अमाउंट है उसे नॉर्मल अमाउंट में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे अमाउंट को नॉर्मली बताने की आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जो इस ए ने किया है वो 1/6 पार्ट किया है, बी ने 1/3 पार्ट किया है, ठीक है, और सी ने रिमेनिंग पार्ट किया है। हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं वो एलसीएम के तौर पे लेते हैं। एलसीएम के तौर पे लेकर जो एलसीएम आया है उसी को हम अपना फुल अमाउंट मान लिया करते हैं। तो अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 आया। 6 में से देखिए अब मैं इसका 6 का करूँगी तो आ गया ए, यानी कि जो ए ने है वो 1 रुपये लगाया है, 6 रुपये इनका टोटल डिसाइडिंग अमाउंट था। इन्होंने डिसाइड कितने किए थे, 6 रुपये के थे। मैंने एलसीएम ले लिया, उसी को अमाउंट मान लिया। तो ए ने 6 रुपये में से 1 रुपये लगाए। बी का देख लेते हैं, बी ने 6 रुपये में से 2 रुपये लगाए, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि ए ने 1 रुपये लगाए हैं, बी ने 2 रुपये लगाए हैं, तो भाई सी ने कितने लगाए होंगे, जब बाकी का अमाउंट जो रिमेनिंग था वो सी ने लगाया, तो देखिए 3 रुपये तो इनके हो गए, तो 3 रुपये इसके होंगे क्योंकि टोटल तो 6 है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ गया है वो आपका आ गया 1, 2 और 3 का। कैसे आया है मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन होती है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को उसके पार्ट्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कट करके जो आता है वो उसका नॉर्मल अमाउंट हो जाता है। ये मैंने बताया आपको अमाउंट। अब मैं टाइमिंग बता देती हूँ। देखिए टाइम को भी हम ऐसे ही करेंगे कि इस ए ने 1/6 लिया, बी ने 1/3 लिया और सी ने टोटल टाइम ले लिया। इसका भी जब मैं एलसीएम लूँगी तो 6 आ जाएगा। 6 में से यानी 6 दिन इनका टोटल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। 6 दिन में से अब इसने 1 दिन किया, 1 डे, इसने 2 डे किया, ठीक है, 2 डे के लिए किया, ठीक। अब देखिए जो सी था उसने टोटल डे के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया। टोटल डे कितने थे, 6 थे, यानी इनकी ये अमाउंट का रेशो था और ये इनका टाइम का रेशो आ गया 1, 2 और 6 का, ठीक है। ये इनका टाइम का आ चुका है जो मैंने आपको बताया। कुछ नहीं करना, इनकी जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब देखिए प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट आता है इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो अब मैं मल्टीप्लाई, ये तो छोटा सा अमाउंट है तो मैं मल्टीप्लाई लिख लेती हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 1 ही आएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। कुछ कट रहा है जी, कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्रॉफिट आया है और 46,000 भी हमारा प्रॉफिट है। बी का पार्ट पूछा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन के हम जो हमारे अकॉर्डिंग लेते हैं वो हमेशा रेशो लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 46 है। देखिए है तो वैसे 46,000 लेकिन
मैंने कहा सबसे कम जहाँ पे आपको ज़ीरो अवॉइड करने की ज़रूरत पड़े वहाँ कर दीजिए। लिखना हमें कम है क्योंकि लिखने से हमारी टाइमिंग जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है 22 और 1 ये 23 है। तो जब मैं इसे काट दूँगी तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसने बी का पूछा है तो 2 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर जाऊँगी तो ये हो जाएगा 8 है। अब देखिए 8 कौन से ऑप्शन में है, बी में ही है। अब ये 46,000 था तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 1000 में ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा स्किप करने की आदत अपने सेल्फ प्रैक्टिस में ही डालिए, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में इसको प्रेशर होते हुए एग्ज़ाम का कर पाओगे। आपको क्या करना है, ज़ीरो वगैरह ये सब हटा देनी है क्योंकि आंसर ज़ीरो पे डिपेंडेंट नहीं होता। देखिए अमाउंट सब में अलग अलग है, ये 10,000 है, ये 9,600 है, ये 8,000 है, ये 6,500 है। तो ज़ीरो पे मैटर नहीं कर रहा, आगे वाले डिजिट्स पे अलग अलग हैं। तो आप आगे वाले डिजिट पे ही वर्क कीजिए, ज़रूरत क्या है पीछे के ज़ीरो पे वर्क करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए तथा बी दो पार्टनरशिप में एक व्यापार शुरू करते हैं, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है, ठीक है। यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स ये क्या कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दे रहे हैं, ठीक है। कहता है 10 महीने बाद, अब यहाँ पे 1 साल की बात नहीं हुई है, यहाँ पे 10 महीने बाद ही इन्होंने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है जो कि है 7,600 और पूछ रहा है कि उसमें से ए का कितना प्रॉफिट हुआ अमाउंट में। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ए और बी दो ही लोग हैं, ठीक है। अब देखिए जो इनका अमाउंट है वो है 4 और 5 के रेशो में। अब देखिए हो क्या रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट तो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो क्या हम यहाँ पे टाइमिंग लिख के कटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक कि किसी की पूरी इन्वेस्टमेंट का टोटल ना आ जाए तब तक हम कटिंग्स नहीं कर सकते रेशो की। तो देखिए ये 3 महीने बाद हुआ है जो इन्होंने किया है, तो यानी ये वाली इन्वेस्टमेंट 3 महीनों के लिए लगी रही है और बी की भी 3 महीनों के लिए लगी रही है, ठीक है। प्लस का साइन डाल देती हूँ क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप को इसमें प्लस करना है। देखिए ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। तो बताइए जब 1/4 भाग वापस लिया है तो 3/4 तो रहा होगा उसी में। मैं ये कह सकती हूँ 4 का 3/4 भाग तो रहा होगा भाई। जब 1/4 उसने वापस लिया है तो 3/4 छोड़ा है ना। अगर आप 40 रुपये हैं और 10 रुपये वापस ले रहे हैं तो 30 रुपये छोड़ रहे हैं ना बिजनेस में। उसी तरह से अगर ये 1/4 हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है वो आपका टोटल होता है। तो टोटल 4 रुपये हैं, 4 रुपये में से 1 रुपये उसने ले लिए, वापस ले लिए, तो 3 रुपये इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे हैं उसने बिजनेस में। अच्छा, और टाइम कितना लिया है? 10 महीने। 3 महीने तो जी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे 7 महीने ही अब ये अमाउंट चलेगा। रेशो ले लेते हैं। बी ने क्या किया है? 1/5 भाग वापस ले लिया है। 1/5 भाग वापस लिया है तो देखिए 4/5 भाग तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे चलेगा ना, क्योंकि एक पार्ट निकाल लिया है तो 4 पार्ट रहेगा क्योंकि टोटल 5 पार्ट है, ठीक है। अब ये इसका कितने महीने रहा है भाई? इसका भी 10 ही महीने रहा है। ये 10 महीने तो टोटल है क्योंकि 10 महीने बाद तो प्रॉफिट ही इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये 7 महीने के लिए रहेगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी ये 21 हो गया और ये 28 हो गया। तो अब हम इसका देख लेते हैं। देखिए 12 + 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 + 28, यानी क्या आ गया 3 और ये 3 और यहाँ पे क्या आ गया 13, 1 कैरी जाएगा 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 76, 100 है वो हम स्किप कर देंगे, मैंने आपको हमेशा पहले भी बताया। अब इसका टोटल देख लेते हैं भाई 76, यानी कि 1 आ गया।
अब इसने बोला ए का भाग, तो देखिए ए का भाग कितना है 33, 33 कहाँ पे है, इसमें है। अब 3300 है, 3300 है, डजेंट मैटर ना, क्योंकि ज़ीरो पे आंसर नहीं है। हमारा मेन वैल्यू देख लेते हैं, मैच कर रही है, ठीक है, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम भी वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए बी सी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए पूरी जो लागत है यानी पूरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है का 1/3 लगा रहा है, और बी जो है वो ए तथा सी के कुल जो ए और सी टोटल इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसके इक्वल है, यानी बी अकेला इतना इन्वेस्ट कर रहा है जो ए और सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर में है। तो ईयर के लास्ट में 90,000 का इनको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से सी का पार्ट कितना, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज़ सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं पहले बात करूँ तो जो ए है वो कुल पूंजी का, ठीक है, ए जो है वो कुल पूंजी यानी टोटल अमाउंट का कितना लगा रहा है, 1/3 लगा रहा है। यानी अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी ये 1 लगा रहा है, तो ये मिलके टोटल 3 लगा रहे हैं, ठीक है। ये आ गया इनका रेशो। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो कहती है वो कहती है बी जो है वो ए प्लस सी के बराबर लगा रहा है, यानी कि जो इनका रेशो है कह देती हूँ वो 1:1 का है। बराबर का रेशो आ गया, 1:1 का रेशो है। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल अमाउंट बन रहा है, टोटल जो अमाउंट है वो 2 आ गया, और यहाँ का टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3 है। देखिए ये है टोटल, तो यहाँ पे जो टोटल है वो 3 है। तो अब भाई ये कैसे हो सकता है, अमाउंट तो एक ही है, तो अमाउंट को एक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वेट कर देंगे। यानी कि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा। अब आ गया मेरे पास 6 का अमाउंट, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर के रेशो को, 2 से, तो मेरे को यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 और ये 6 आ गया, है ना। अब यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो यहाँ पे भी 3 और 3 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब इसने मुझसे पूछा है कि सी का पार्ट कितना, सी का हमसे पार्ट पूछा है। ये एक्चुअल आ गया अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट आ चुका है ये वाला आपका, ठीक है। ये एक्चुअल अमाउंट आ चुका है ये वाला रेशो में, और यहाँ पे क्या आया है, ये वाला आया है, ठीक है। ये लेकिन तीनों का है, ये अमाउंट तीनों का है, सिर्फ एक का नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग को इसने सी का पार्ट पूछा है। देखिए जब ए 2 रुपये लगा रहा है, ठीक है, जब ए 2 रुपये लगा रहा है और ए और सी मिलकर 3 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, जब ए 2 रुपये लगा रहा है और ए और सी मिलके 3 रुपये लगा रहे हैं, सो सी तो क्या कहते हैं एक ही रुपये लगा रहा होगा भाई। जब ए की वैल्यू 2 है तो, और जब इसमें से 2 रुपये मैं इसके हटा दूंगी, रेशो ही तो है, 2 हटा दूंगी तो 1 बचेगा जो इसका अमाउंट है। तो मैं बात कर लेती हूँ कि देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 90,000, 90,000 को मैं सिर्फ 90 ही ले रही हूँ। वैसे 3 तो नहीं ले सकती थी, 3 0 मैं नहीं ले रही हूँ, सॉरी। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एलसीएम में टोटल अमाउंट निकाला था वो निकाला था 6, तो 6 ले लूँगी। और निकालना क्या है, किसका पार्ट निकालना है, ये मैं सी का पार्ट निकाल रही हूँ। सी का पार्ट कितना है, 1 है। देखिए मैंने क्या किया है कि इसने मुझे 2 इक्वेशंस दी थी। पहले दी थी ए पूरी पूंजी का 1/3 लगा रहा है, और फिर दी थी बी = में जो अमाउंट लगा रहा है वो ए और सी के अमाउंट के बराबर है। तो मैंने अमाउंट के टोटल को इक्वेट कर लिया और उसी को रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अमाउंट 6 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो रेशो को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अमाउंट को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 3 से कर दिया, ठीक है। तो जब ए की वैल्यू अब तो इक्वेट हो गया, क्योंकि अमाउंट इक्वेट है तो ये भी अब रेशो सही है। तो यानी 2 रुपये जब ए लगा रहा था और 3 रुपये ए और सी दोनों लगा रहे थे,
तो सी कितना लगा रहेगा ए। और मैंने आपको हमेशा से बताया जब भी क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से लगाते हैं हम, जो आंसर आता है उसको आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर बन जाएगा। तो अब देखिए 6 कम 6 कैरी जाएगा 3, 6 पंचे 30 यानी कि 15। 15 किस में है? सी में है। अब 15,000 है क्योंकि यहाँ पे 3 0 मैंने स्किप की थी, है ना, तो वही 15,000 है। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ज़ीरो पे तो आंसर है नहीं, सारी जो हमारी अमाउंट है वो अलग अलग हैं, तो हमें सिर्फ फर्स्ट ही देख लेना चाहिए, पीछे के अमाउंट को नहीं स्किप कर देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 0 0 लिखोगे, फिर उसको काटोगे, फिर आंसर में 0, तो इससे भी तो टाइम जाएगा। हमारे लिए तो सेकंड से सेकंड इम्पोर्टेंट है, तो हमें क्या करना है, चीज़ों को कम से कम लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए तथा बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने 36,000 रुपये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। बी ने कोई पूंजी इन्वेस्ट की है और व्यापार 6 महीने तक रहा, यानी कि बी सिर्फ 6 ही महीने रहा है, और कहता है कि अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला है। तो बी का भाग कितना? फर्स्टली आप देखिए, जो ये प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का पार्ट ये कर रहा है वो बी को कह रहा है 15 मिला है 31 में से। मैंने आपको बताया जो हर होता है हमारा वो टोटल अमाउंट होता है। हर क्या होता है? हमारा टोटल अमाउंट होता है। तो जब बी को कहता है ना कुल लाभ का प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट का 15/31 इज इक्वल टू बी को मिला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रेशो निकाल लेती हूँ तो टोटल प्रॉफिट और बी का रेशो, देखिए ये इसकी वैल्यू होता है, और जिस अल्फ़ाबेट के नीचे जो भी डिनोमिनेटर होता है वो उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट की वैल्यू 31 है, तो और जो बी की है वो 15 है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि ए की वैल्यू कितनी होगी? 16 होगी, क्योंकि तभी तो टोटल प्रॉफिट 31 है ना। टोटल प्रॉफिट 31 है और बी का है 15, तो बचा कितना? 16 जो है ए का प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको एक इजी तरीका बता देती हूँ कि 36,000 आपको लिखना है, आप लिखिए वरना स्किप कर दीजिए। तो 36 इंटू में 8, ये इसका आ गया, किसका आ गया? ए का प्रॉफिट आ गया, अपॉन में बी का प्रॉफिट, बी का एक्स अमाउंट है और 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये ए का है, ए का क्या है? 16 है। बी का कितना है? ये है। अब बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है। जब टोटल 31 है और बी का पार्ट 15 है तो ए का पार्ट 16 होगा। जब ए का पार्ट 16 है, उसने 36 और 8 में मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए अब मैं यहाँ से इसे काट देती हूँ। 6 6 36 और मैं इसे 4, ये दूनी, ये आया तिया, 15 तिया 45, 45 किस में है? सी में है। बस इतनी सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक व्यापार है जिसमें 3 पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है। अब देखिए अभी तक आपको अमाउंट का रेशो मिल रहा था, टाइम का मिल रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो दे दिया। ठीक है, यानी सबसे लास्ट वाला इक्वेशन दे दी। तो प्रॉफिट का जो रेशो है वो 5, 7, 8 के रेशो में है, और जो इनकी टाइमिंग है वो 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट है। इनसे हमारे से पूछा है कि पूंजी किस अमाउंट में उन्होंने रेशो में इन्वेस्ट किया, अमाउंट नहीं रेशो में इन्वेस्ट की है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं कह देती हूँ A, B, C। ठीक है, मेरे को अमाउंट नहीं पता भाई क्या है, मुझे नहीं पता अमाउंट क्या है, पर मुझे यहाँ पे इसने टाइमिंग दी है 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने। ठीक है, और यहाँ पे जो इसने रेशो दे दिया है वो 5, 7 और 8 का दे दिया। ये है प्रॉफिट, ये है टाइम, ये है अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ दी। अब देखिए भाई 14 को किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट ही इक्वेशन बता के दिखा देती हूँ। 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए? ये x यहीं रह जाएगा और ये 5/14 हो जाएगा। यानी यहाँ की वैल्यू क्या आ गई है? 5/14।
14 आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह क्या हो रहा है कि प्रॉफिट ऊपर जा रहा है और नीचे टाइमिंग आ रही है, तो यहाँ पे भी 7/8 आ जाएगा। देखिए, एक की तो मैंने बता दी है करके, बाकियों की भी हम इसमें भी यही कहेंगे। 7 को किससे 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7 मिल जाए, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 मिल जाए, यही चीज़ें हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे भी क्या था, प्रॉफिट ऊपर था, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट ऊपर रहेगा, यानी इतना आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ चुका है, अमाउंट का रेशो। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो A, B और C, ठीक है, ABC। अमाउंट है 5/14, इसका है 7/8 और इसका है 8/7, ठीक है, 8/7। अब मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास PQ की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो उसे नॉर्मल कैसे बनाते हैं, उसे नॉर्मल बनाते हैं उनके डिनोमिनेटर्स को हटाकर। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को हटा देते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेपर ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डायरेक्ट ही 7/8 और 8/7। अब मैं इसका डिनोमिनेट, जब मैं इसका निकाल रही हूँ, इसे नॉर्मल बनाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी कि 5 इंटू में 8 इंटू 7 लिख दूँगी। मैंने आपको बताया था कि जिसका भी हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को हाइड कर देते हैं और बाकियों के डिनोमिनेटर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आगे इसका A का, ये है A, ये है B और ये है C। यहाँ पे ये अमाउंट चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरे को B का निकालना है। B का डिनोमिनेटर हाइड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 14 इंटू 7, ये वाला 14 और ये वाला 7। C की बात आ जाती है। 8 में इसका डिनोमिनेटर हाइड करूंगी तो 14 इंटू 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ है और 7 2 ज़ा 14 होता है, तो ये भी यहाँ है। अब मेरे को दिख रहा है 8 यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ तो 4 से कुछ नहीं कट रहा, तो 2 से तो कट रहा है, 2 से काट देते हैं। इसे मैं काट देती हूँ, ये आ जाएगा 4, इसे मैं काट देती हूँ, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, इसमें 4 है पर इसमें तो नहीं है, इसमें भी है, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 64। यानी कि आपका जो अमाउंट है वो 20, 49 और 64 के रेशो में है, जो कि आपका आंसर है। देखिए कौन सा है, बी आया ना, क्या आया है, 20, 49, 64, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, ABC ने एक कार्य किया और उनको 16,500 रुपये कार्य समाप्त करने का ठेका होगा, ये ठेका लिया, क्योंकि ठेका लेते हैं ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी एक कोई टारगेट वाला वर्क था जो कि उन्होंने लिया और उसके लिए उन्हें 16,500 रुपये मिले। A तथा B ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त किया, शेष भाग C ने समाप्त किया, तो C का पार्ट कितना। फर्स्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हमारा अमाउंट होता है, जब भी हम किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उसमें सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। एक होता है हेड और उसके नीचे जो वर्कर होते हैं। कभी भी हेड की और वर्कर्स की सैलरी इक्वल नहीं होती, क्योंकि हेड का काम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो काम जितना ज़्यादा करता है उसको अमाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी एफिशिएंसी जो है वो आपका अमाउंट डिसाइड करती है। वैसे भी देखिए, अगर एक मैं नॉर्मल बात बताऊं तो जब ऑफिस जो होता है वो 8 घंटे के लिए सभी के लिए होता है, एक चपरासी के लिए भी होता है और एक मैनेजर वगैरह या कोई भी हेड CEO जो भी होते हैं उनके लिए भी होता है। लेकिन सैलरी में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि उनकी एफिशिएंसी
पर उनकी सैलरी डिपेंड कर रही है। उसी तरह से जो जितना काम करेगा उसको उतनी सैलरी मिलती है। यहाँ पर भी जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो उसके वर्क को जो अमाउंट मिल रहा है वो उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो जो ए और बी हैं उन्होंने 11 काम टोटल थे, उसमें से 7 काम इसने कर दिए हैं ए और बी ने, तो बचे कितने? 4 काम किसने किए होंगे? सी ने किए होंगे। अब सी ने तो 4 काम किए हैं क्योंकि 4 और 7 11 होता है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट सॉल्विंग बता रही हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। मैंने कहा कि वर्क में ही अमाउंट डिवाइड होता है, तो टोटल अमाउंट जो है वो 16,500 है और टोटल वर्क क्या है? 11 है। तो पहले मैं इसे काट ही देती हूँ। 11 कम 11, 11 पंजे 55 और ये 00, ठीक है। अब देखिए इसने मुझे सी का पूछा है। मैंने बताया आपको जब ए और बी ने 7 चेयर बनाई हैं तो सी ने 4 ही बनाई होंगी, है ना भाई? सी ने तो 4 ही बनाई होंगी, तभी तो टोटल 11 है। तो मैं यहीं पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 15 चौक 60 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 4 ग्वाले हैं ए बी सी डी मिलकर एक चारागाह है जहाँ पे यानी वो लोग अपने एनिमल्स को रखते हैं। उसका रेंट है देना उन्हें, जो रेंट हमें टोटल बताना है, कुल बताना है। ए ने जो है वो अपनी 18 गाय रखी हैं 4 महीने के लिए, चराई हैं वहाँ पर। बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए चराई हैं। सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए चराई हैं। डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए चराई हैं। और टोटल जो किराए में से ए के हिस्से में आया है, यानी उसकी इतनी गाय चराने का जो चार्ज बना है वो 3600 रुपये बना है, 3600 रुपीज़ बना है। तो इसने बोला है कि टोटल बताइए किराया। देखिए आप जितना ज़्यादा गाय को ले जा रहे हैं, जितने ज़्यादा टाइम के लिए ले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी तरफ अमाउंट आ जाएगा किराए का। तो बात कर लेते हैं ए बी सी और डी की। ए ने 18 गाय 4 महीने के लिए चराई हैं। बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए चराई हैं। सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए चराई हैं। डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए चराई हैं। तो देखिए यही तो इनका अमाउंट भी बन गया भाई। जितनी ज़्यादा गाय, जितना ज़्यादा आप चारागाह यूज़ करोगे जगह को, उतना ज़्यादा किराया आ जाएगा जितना चारा यूज़ कर रहे हो। अब देखिए कुछ कट रहा है तो देख लेते हैं। 3 से तो यहाँ कुछ कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ पे 7 से कट रहा है, यहाँ पे 2 से कट रहे हैं, यहाँ से 3 से कट रहा है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा। कोई भी एक भी इक्वल पहाड़ा नहीं है, एक भी इक्वल टेबल नहीं है जो इन सबको कट कर सके। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे 18 चौक 72 होता है, 25 दूनी 50 होता है, 28 पंजे 140 होता है और 21 तियाँ 63 होता है, ठीक है, 63 होता है। अब हम ए का भाग देखिए, यहीं पे मैं बता देती हूँ। ए का भाग 3600 है, यानी इसका कितना मल्टीप्लाई है? 50 मल्टीप्लाई है 3600, है ना भाई? 50 मल्टीप्लाई है क्योंकि 72 पंजे 360 और 1 0 इसकी। अब हमसे पूछा है इसने टोटल, तो टोटल कर देते हैं हम। टोटल हो जाता है आपका 325। अब देखिए क्वेश्चन, ये इसका कितना मल्टीप्लाई है? 50 मल्टीप्लाई है, तो इसको भी मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब 50 से मल्टीप्लाई करूँगी आ जाएगा 16,250 रुपये। दैट्स योर आंसर, ठीक है। देखिए जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप एनिमल्स रखोगे, जितने ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आपकी तरफ रेंट आएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करूँगी। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरे मेथड पसंद आ रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग और भी इजी मेथड से होने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिस। बाय बाय।